कल हमारी वीडियो जहाँ से समाप्त हुई अगली हमारी वहीं से शुरू होगी। जैसे कि हम ये स्लाइड पढ़ चुके थे, ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट था। आज हमें पढ़ना है यहाँ से। तो सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों ही काल पत्थर से जुड़े हुए हैं। यानी कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि यहाँ पर पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। तब यही आगे चल कर के ताम्र पाषाण काल तक आते आते मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करने लगा, तो इसे ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया। जैसे इस ताम्र पाषाण संस्कृति में मनुष्य पत्थर प्लस तांबे का उपयोग करने लगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर तांबा का उपयोग अभी अभी शुरू हुआ है तो अधिकांश लोग पत्थर का उपयोग करेंगे, क्योंकि तांबा काफ़ी महंगा होगा। तो ये जो इसका समय है हमें 3500 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। लेकिन इसी समय पर कुछ ऐसे भी स्थल थे जहाँ पर के कांसे का उपयोग होने लगा। कांसा किसे कहते हैं? यानी कि तांबा टिन को मिला दिया जाए तो उससे कांसे का निर्माण होता है। ठीक है। जो पुरापाषाण काल है यह 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व नजर आता है और इसे अति नूतन काल कहते हैं। अति नूतन यानी कि प्लास्टोसीन युग। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और इसे होलोसीन युग कहा जाता है। नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक पाया जाता है और इसे भी होलोसीन युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से देखने को मिलता है और हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। अगर हम इसे हड़प्पा को और थोड़ा ताम्र पाषाण काल को समझ लेते हैं, मान के चलते हैं ये पूरा ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल है सारा। इसे हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। इसे हड़प्पा कहते हैं और ये हड़प्पा से पहले का जो समय है इसे हम कहेंगे प्राक हड़प्पा और इसे हम कहेंगे परवर्ती हड़प्पा। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि हड़प्पा से पहले के जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल से उन्हें हम प्राक हड़प्पा कहते हैं और जो हड़प्पा के बाद के ताम्र पाषाण कालिक स्थल हैं उन्हें हम परवर्ती हड़प्पा भी कहते हैं। और जो प्राक हड़प्पा का जो समय है 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व है, यानी कि इसका समय 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। हड़प्पा का समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900। परवर्ती हड़प्पा का समय है 1300 ईसा पूर्व। दोस्तों 1300 ईसा पूर्व के बाद आगे चल करके लगभग 1100 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का उपयोग शुरू हो जाता है। हमने ये सीखा, अगर हम धातु को क्रम में सबसे पहले जो हमारी सभ्यताओं का उदय होता है उस उदय में सबसे पहले पत्थर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिसे हम पाषाण काल के तौर पर पढ़ते हैं। ये पूरा पाषाण काल के तौर पर इसे पढ़ा जाता है। आगे चल करके धातु के तौर पर तांबे का प्रयोग शुरू होता है। आगे चल करके इस कांसे का प्रयोग शुरू होता है और इस कांसे का मतलब है तांबे में ही टिन को मिला दिया जाए। इससे भी आगे चल करके लोहे का प्रयोग शुरू होता है। हमें याद रखना चाहिए
लोहे से पुराना जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं, ये एक प्रकार से साम्राज्यों को पैदा नहीं कर सका। इसके अंदर वह क्षमता नहीं थी कि साम्राज्यों को पैदा कर सके। बड़े बड़े जब लोहे का प्रयोग शुरू होता है, महाजनपद देखने को मिलते हैं, और यही महाजनपद आगे चल करके साम्राज्य का रूप धारण करते हैं। तो अपने आप में एक प्रश्न भी बनता है कि हमें लोहे के इस्तेमाल के बाद ही साम्राज्यों का उदय हुआ। अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें तो ये 400 साल पुराना है। पृथ्वी को विकास के आधार पर इसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, और जो चौथी अवस्था है उसे क्वार्टनरी कहते हैं। क्वार्टनरी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली अति नूतन काल यानी कि प्लास्टोसीन युग, दूसरा है होलोशीन। अति नूतन काल 20 लाख पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष के बीच है। मानव इसके आरंभ में ही पैदा हो चुका था। गाय भी हमें देखने को मिलती है, हाथी था, घोड़ा था, लेकिन अफ्रीका में यह घटना 26 लाख ईसा पूर्व ही हो चुकी थी। यानी कि सबसे पहले जो मानव है वह अफ्रीका में आया। होलोशीन युग 10,000 ईसा पूर्व। आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जितना भी हम ये इतिहास पढ़ते हैं पुरापाषाण काल के आधार पर, वहाँ पर हमें मानव के साक्ष्य या जीवाश्म नहीं मिले हैं। लेकिन मानव जिन उपकरणों का इस्तेमाल करता था उसके आधार पर हमने इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले महाराष्ट्र के बोरी से जिन तथ्यों की जानकारी मिलती है उससे हम ये पता लगाते हैं कि यह 14 लाख वर्ष पूर्व की होंगी। तो इससे ये हमारे पास सबसे पुराना मानव के उपकरणों का साक्ष्य है। निम्न पुरापाषाण काल 3 भागों में विभाजित है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे देखें यहाँ, पुरापाषाण काल 3 भागों में विभाजित है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व के बीच, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के बीच है, और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। और ये जो विभाजन किया है यह एडवर्ड लार्टेट के द्वारा किया गया है, जिसका आधार है जलवायु परिवर्तन, तकनीकी, प्राणी समूह इत्यादि। पुरापाषाण काल का मतलब क्या है? जहाँ पर के मनुष्य आदि मानव था, शिकार करता था, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, कपड़े के रूप में जानवरों की खाल पहनता था, आग जलाना लगभग सीख ही रहा था। हो सकता है कि किसी समय पर न जानता हो, बोलना सीख ही रहा था। पुरापाषाण काल को समझने के लिए हमें इसके तकनीकी आधार को समझना चाहिए। यहाँ सबसे पहले क्रूड के उपकरण का इस्तेमाल हो रहा था। क्रूड जो था एक भारी पत्थर था। क्रूड एक भारी पत्थर था, यानी कि भारी पत्थर कितना गतिशील होगा इसका आपको अनुमान हुई होगा। जब क्रूड से आगे चल करके इसकी पपड़ियों से एक उपकरण बनाया जाने लगा जिसे सलक कहा। ये जो सलक है क्रूड से हल्का है। सलक के माध्यम से क्रूड की तुलना में मनुष्य में गतिशीलता बढ़ी, और आगे चल करके जब इस सलक के आकार को बदला
अब आकार बदलने का मतलब है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो गई, यानी कि सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो गई। तो इसको हमने क्या कहा, जब लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो गई, ये जो आकार सलक से बदला, इसे हमने कहा फलक। मतलब ये कि तकनीकी आधार में नंबर 1 क्रोड और नंबर 2 शलक और नंबर 3 फलक, ये तकनीकी परिवर्तन है इसके अंदर, जिसे कि इस स्लाइड में समझाया गया है। प्रस्तर हड्डी एवं लकड़ी के उपकरणों का उपयोग होता था। क्रोड पत्थर से बने खंडक, हस्तकुठार, विदारणी का उपयोग किया जाता था। अब क्रोड क्या है? क्रोड हमने समझाया कि भारी पत्थर था। क्रोड के तौर पर खंडक, हस्तकुठार, विदारणी का उपयोग किया जाता था। आगे चलकर के सलक उपकरणों की प्रधानता हो गई। सलक किसे कहते हैं? जब क्रोड की पपड़ियों से उपकरण बने तो उन्हें सलक कहते हैं। जब इस सलक का आकार बदला गया तो उसे हम कहते हैं फलक। और ये जो फलक है हमें महाराष्ट्र के नेवासा में प्राप्त होता है, इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र के नेवासा को फलक संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में बेदनी, खुरचनी का उपयोग भी देखने को मिलता है। जब हमने जाना कि पुरापाषाण काल तीन भागों में बटा है, और जो सबसे अंतिम भाग है उच्च पुरापाषाण काल, उसी में बेदनी और खुरचनी का उपयोग देखने को मिलता है। अगर इसके सामाजिक आधार को समझा जाए, जीविका के आधार को समझा जाए, तो इस समय पर मनुष्य शिकारी था, खाद्य संग्रहण करता था, किंतु खाद्य संग्रहण को शिकार से ज़्यादा महत्व प्राप्त था। सामाजिक संरचना की अगर बात की जाए तो बैंड सोसाइटी थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, समानता का भाव था। शिकार के समय एक मुखिया उभर कर तो आता, लेकिन जब समाप्त होता तो मुखिया का पद भी समाप्त हो जाया करता था। इस काल में महिला की स्थिति ठीक थी, क्योंकि समानता का भाव था, जनजाति लोग हुआ करते थे। संस्कृति के तौर पर बेलन घाटी और राजस्थान के बागौर से स्त्री की मूर्ति मिली है, और महाराष्ट्र के पटने से भी शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। और इस काल में भीमबेटका गुफा चित्रकला भी मिलती है। हालांकि मध्य पाषाण काल इस काल पर होकर के विवाद है, किंतु हम इसे देख करके समझ सकते हैं। पुरापाषाण काल में आग की जानकारी थी, कृषि नहीं होती थी, स्थायी आवास नहीं थे, बर्तन नहीं, पशुपालन भी नहीं, कपड़ा नहीं, जीवन यापन के लिए केवल फिर शिकार बचा। हमने ऊपर क्या जाना, 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि 2 से लेकर के 6 तक कुछ भी नहीं है, कृषि भी नहीं है, स्थायी आवास भी नहीं है, बर्तन भी नहीं, अगर कृषि होगी तभी बर्तन होंगे, पशुपालन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, तो फिर क्या करता था जीवन यापन? केवल शिकारी था। पुरापाषाण काल का सिर्फ एक सीधा मतलब है कि मनुष्य जो था वो शिकारी था, भारी हथियारों का इस्तेमाल करता था। क्रोड आगे चल करके वह सलक का प्रयोग करने लगा, आगे चल करके फलक का इस्तेमाल, फिर आगे चल करके थोड़े और तकनीकी उसने विकास किया। इस समय मनुष्य खाद्य संग्राहक भी था, जैसे हमने अभी जाना। उत्पादक नहीं था बल्कि उपभोक्ता था। उत्पादक का मतलब है कि मनुष्य न तो कृषि करता था न पशुपालन करता था। उपभोक्ता का मतलब है जंगल में जो प्राप्त हो जाए। अब क्या प्राप्त होगा? शिकार भी कर सकता है और वह कृषि भी कर सकता है। याद होना चाहिए कृषि के अंदर खेती बाड़ी भी आती है, खेती भी आती है और पशुपालन भी आता है। राजस्थान के डिडवाना, बेलन घाटी, नर्मदा की घाटी में पाए गए साक्ष्य 1 लाख ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। अब बेलन घाटी, नर्मदा घाटी में स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी कहाँ पर है और नर्मदा घाटी कहाँ पर है? बेलन घाटी
यूपी के मिर्जापुर में है और नर्मदा घाटी काफ़ी नर्मदा नदी के और पास का क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला स्थल है नर्मदा घाटी में जो प्रमुख स्थल है हमें हथनौरा और भीमबेटका प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों के ही यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु के मैदानी इलाकों से पुरापाषाण युग की कोई जानकारी नहीं मिलती है, बाकी पूरे देश में साक्ष्य मिले हैं। कितनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, गंगा और ये है यमुना और ये सिंधु नदी। यहाँ इनके इर्द गिर्द कोई सभ्यताएं नहीं पाई गई हैं, बल्कि पूरे देश में सभ्यताएं पाई गई हैं इनको छोड़ करके। पशुओं के जीवाश्म तो मिले हैं किंतु मानव के नहीं पाए गए। मध्य पाषाण काल का मतलब है संक्रमण। संक्रमण किसमें? जलवायु में, कृषि में, तकनीकी में, समाज में और संस्कृति में। इन सभी चीज़ों में हमें संक्रमण देखने को मिलता है। इसमें पशुपालन, पुरापाषाण काल व उच्च पुरापाषाण काल दोनों के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के हमें लक्षण यह समान रूप से दिखाई देते हैं। और जो इसकी जो जलवायु है, होलोशीन, मौसम गर्म होना शुरू हो रहा था, शुष्कता बढ़ रही थी। शुष्कता बढ़ेगी, मौसम गर्म होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। जीविका के साधन को इसने प्रभावित किया, जिससे कि कहीं ना कहीं कृषि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर हम जीविका की बात करें, इस समय पर अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो इंसान शिकार करता था। शिकार के साथ क्या करता था? खाद्य संग्रहण करता था, मछली पकड़ता था। लेकिन इस काल में एक कृषि भी जुड़ गया। अगर शिकार, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ना, इनको अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पुरापाषाण काल से जुड़े हैं। और जो कृषि है वह नवपाषाण काल से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसे संक्रमण कहते हैं। अगला देखें, और हाँ, कृषि का जो सबसे पहला मध्य पाषाण काल में ही साक्ष्य मिलता है। राजस्थान के बागौर, एमपी के आदमगढ़, यहाँ दोनों से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। हेलो, तो समाज की बात की जाए, समाज जैसा कि हमने पुरापाषाण काल में पढ़ा, बैंड सोसाइटी था। तो ये काल भी बैंड सोसाइटी था, समानता का भाव था। लेकिन इस काल में कुछ नई चीजें जो जुड़ी, परिवार की संकल्पना, परिवार की
अवधारणा के अवशेष कैसे दिखाई दिए? बूढ़े लोगों को घरों में रहने दिया गया, बच्चों की देखभाल। अब महिलाओं के ऊपर से भी दबाव कम हुआ। अगर देखा जाए तो ये जो समय था, मनुष्य जो था वह यायावर ही था। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, किंतु फिर भी हमें स्थायी आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्थायी आवास का साक्ष्य जो हमें मिलता है वह सरायनाहराय, महादहा, चूल्हे के भी साक्ष्य पाए गए हैं। अब चूल्हे के साक्ष्य से क्या होगा, हमें जानकारी मिलेगी कि मनुष्य खाने को पकाता होगा। पहली बार सवाधान सवाधान की पद्धति नजर आती है। सवाधान का मतलब होता है कब्र, और इस कब्र में मनुष्य की कुछ रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई सामग्रियों को भी दफनाया जाने लगा। और मिनदभाण, मिनदभाण का मतलब वर्तन। यह चौपानी मांडो वह बेलन घाटी से मिले हैं। अगर इसे पढ़ा जाए, इसे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का काल माना जाता है। जैसे हम जान चुके हैं संक्रमण का काल किन किन क्षेत्रों में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों कालों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला, जलवायु गर्म और शुष्क हो रही थी। मानव शिकार व खाद्य संग्रहण करता था और मछली पकड़ता था। आगे चलकर पशुपालन भी करने लगा। पशुपालन नवपाषाण काल से जुड़ी विशेषता है। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। छोटे पत्थर का उपयोग किया गया, जिसे हमने माइक्रोलिथिक का नाम दिया है। हथियार में आए परिवर्तन से छोटे जानवरों का भी शिकार संभव हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटे जानवरों का शिकार संभव हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर छोटे हथियारों के इस्तेमाल से गतिशीलता बढ़ रही थी। मनुष्य अधिकार हथियार जैसे एक धार, फलक, बेदनी, खुरचनी का उपयोग कर रहा था। निवास की परंपरा की शुरुआत देखी जा सकती है। जैसे हमने अभी जाना, निवास यानी कि स्थायी घर। मानव छोटी छोटी टोलियों में रहने लगा। स्थायी निवास की परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत हुई और मिट्टी के बर्तन बनने लगे। परिवार की अवधारणा देखने को मिलती है। सरायनाहराय में पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो में बर्तन पाए गए हैं। जैसा कि अभी जाना, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, किंतु यह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार नहीं था। मध्यपाषाण काल की कृषि का विकास एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार नहीं था। अभी भी अधिकांश लोग कहीं ना कहीं शिकार और खाद्य संग्रहण पर ही जीवित थे। जैसा कि हमने जाना, आदमगढ़ और बागौर नहीं, ये बागौर है। बागौर राजस्थान में एक स्थल है और आदमगढ़ एमपी में है। ये दो वो स्थल हैं जहाँ से कि सबसे पहले हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और यह मध्यपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आदमगढ़, भीमबेटका, प्रतापगढ़, मिर्जापुर में चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार के द्वारा भीमबेटका को इसी काल का माना जाता है, जिसमें
जिसमें पशु और मानव के चित्र पाए गए हैं। शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है, दूध पिलाते हुए मां को दिखाया गया है। प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि लिपि के अभाव में मनुष्य कहने का प्रयास कर रहा है। इसमें नृत्य संगीत के भी चित्र मिले हैं। गर्भवती महिला को दिखाया गया है। भीमबेटका को पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों के चित्र पाए जाते हैं। ज़्यादा चित्र मध्यपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। 500 से भी अधिक चित्र यहाँ पाए गए हैं। भीमबेटका का नाम याद रखना है। और ये जो लाइन लिखी गई है, काफ़ी सर्च करने के बाद लिखी है कि भीमबेटका को पुरापाषाण काल मध्यपाषाण काल दोनों के चित्र पाए गए हैं, किंतु जो सबसे ज़्यादा चित्र हैं वे मध्यपाषाण काल के चित्र हैं, न कि पुरापाषाण काल के। क्वेश्चन यही बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा चित्र किस काल के पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 ऑप्शन बना देगा। नवपाषाण काल का मतलब है कृषि, कृषि का विकास। मतलब क्या है इसका? मध्यपाषाण काल में भी कृषि थी, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि का विकास अपनी उच्च सीमा पे हमें देखने को मिलता है। अब मनुष्य यहाँ पर खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। अब जब मनुष्य खाद्य का उत्पादन करेगा तो संगठित होकर के लोग खाद्य का उत्पादन करेंगे, तो सामूहिकता की भावना बढ़ेगी। लोग एक जगह पर रुक कर के उत्पादन करेंगे, जो कि उत्पादन को यायावर के तौर पर रह करके नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रक्रिया को कुछ विद्वानों ने क्रांति का नाम दिया। और ये जो समय था इसे हम कहते हैं होलोसीन युग। और तकनीकी तौर पर अगर हम बात करें तो पत्थर से पत्थर को घिसकर उपकरण बनाए जाने लगे। ये चिकने व खेती के लिए अधिक उपयोगी थे। मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। दावत सामाजिक के तौर पर दावत समारोह हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो एक प्रमुख साक्ष्य है कर्नाटक के बुदिहाल से मिलता है। बूढ़े व स्त्रियों पर काम का दबाव कम हुआ। सामाजिक विभाजन को भी इस समय पर बल मिला। कैसे मिला? दरअसल लोग लकड़ी पर गीली मिट्टी का लेप बना करके घर बनाते थे। ये जो घर है ना, 2 प्रकार का था। एक गोलाकार था तो दूसरा बेलनाकार था। गोलाकार घर में सरदार रहते थे और बाकी में जनसामान्य रहता था। तो इस प्रकार से घरों में असमानता देखने को मिलती है। धान्य कोठार भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कृषि का उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था जिससे कि अधिशेष पैदा हो सके। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अधिशेष बिल्कुल पैदा नहीं हो रहा हो। तो जो भी अधिशेष था उन्हें सरदारों के माध्यम से वसूला जा रहा था, क्योंकि हमें धान्य कोठारों के साक्ष्य मिले हैं। अब संस्कृति में सबसे जबरदस्त का जो परिवर्तन था वो था समाधान। समाधान का मतलब है कब्र, कब्र का होना। इनके अंदर जीवन जीने से संबंधित जो भी सामग्रियां होती थी इन कब्रों के अंदर दफनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि शायद मृत्यु के बाद भी किसी जीवन की परिकल्पना की गई होगी। और जब कृषि हुई तो उससे बचत को प्रोत्साहन मिला। बचत क्या है? एक संस्कृति को कहते हैं। तीसरा, गुफा चित्रकला। ये जो भीमबेटका की गुफा चित्रकला है ये कहीं ना कहीं तीनों कालों से जुड़ी हुई है। ये हमारा संस्कृति है नवपाषाण काल की। तो इस काल की प्रमुख विशेषता है मानव खाद्य संग्राहक एवं शिकार से खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया। इसी क्रम में स्थायी गांव बसने लगे। नियमित रूप से कृषि और पशुपालन होने लगा। बर्तन देखने को मिलते हैं। सामूहिकता की भावना
को तेजी से विकास होता है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे क्रांति कहते हैं। यह काल होलोसीन युग से जुड़ा है। दावत व समारोह देखने को मिलते हैं कर्नाटक के बुधियाल। कर्नाटक के बुधियाल स्थल से हमें दावत एवं समारोह के साक्ष्य मिलते हैं। सभादान देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ जरूरी वस्तुओं को वस्तुओं को भी मृतक के साथ दफनाया जाता था। इससे मृत्यु के पश्चात भी जीवन की परिकल्पना की गई होगी। मेहरगढ़ से प्रथम कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि में भी किसका? रागी का। रागी रबी की फसल है या खरीफ की? पता लगाओ। मानव उतना ही उत्पादन कर रहा था जिससे उसका भरण पोषण हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ समझाया। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर का स्थल था। नोट करते चलो सब। कपास का उत्पादन शुरू हो चुका था। ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। विश्व स्तर पर नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, किंतु पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ 700 ईसा पूर्व का है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कश्मीर के कुछ स्थल हैं। एक कश्मीर का बुर्ज होम है, एक कश्मीर का गुफ कराल है। बुर्ज होम जो है 2700 ईसा पूर्व से जानकारी प्राप्त होती है। श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में है और नवपाषाण युगीन लोग झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। याद रखना ये पॉइंट, झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, शिकार मछली पर जीते थे। लगता है, ऐसा अनुमान होता है, खेती से परिचित थे। पालतू कुत्ते अपने मालिक को के शवों के साथ दफनाए जाते थे। कश्मीर में दूसरा स्थल है गुफकराल। यहाँ लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। नवपाषाण युग में लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। बहुत सारे जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी होती थी। सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, जिससे प्रकट होता है कि वह अनाज पैदा करते थे। और असम की पहाड़ियों में एक समूह पाया गया है जो नवपाषाण कालीन के साक्ष्य मिलते हैं। इलाहाबाद में चावल का उत्पादन होता था। याद रखना है पॉइंट, इलाहाबाद में चावल का उत्पादन होता था। नवपाषाण कालीन लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। खोदने के लिए कुदाल, डंडों का प्रयोग करते थे। मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व था। मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन लोग अधिक उन्नत थे। गेहूं और रुई उपजाते थे। ईंट के घरों में, कच्ची ईंट के घरों में रहते थे। याद रखना है, कच्ची ईंट के घरों में रहते थे। कौन रहते थे? मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन लोग। और अधिक गेहूं और जौ, रुई उपजाते थे। और रुई का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कपास है। और पेपर में पूछा भी गया है कि मेरा मेहरगढ़ से कपास का साक्ष्य मिला है कि नहीं। आरंभ में अगर देखा जाए तो यह बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। आगे चल करके फिर सांचे पर बनाए जाने लगे, यानी कि चाक पर बनाए जाने लगे। नवपाषाण काल के लोग जीवन यापन के लिए ही उत्पादन कर पाते थे। उत्पादन अधिशेष की स्थिति नहीं थी। पाषाण काल के लोग पत्थर का उपयोग करते थे, इसीलिए वह पहाड़ी, नदी, घाटी से दूर नहीं बसे। ये जो अब तक हमने पढ़ा, यानी कि पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों हमने पहले जान चुके थे। पत्थर के उपयोग से जुड़े हुए हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। इसके भी आगे आता है, इसी के समय पर पढ़ते थे हड़प्पा। और फिर हड़प्पा के बाद से यहाँ से जो हिस्ट्री शुरू होगी वैदिक काल। वैदिक काल के बाद इसको हम दो खंडों में बांटेंगे आगे चल करके। फिर महाजनपद, महाजनपद के बाद हम फिर मौर्य पढ़ेंगे।
मौर्य के बाद मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, और ये है आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास। इसी को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब ये जो प्रारंभिक हैं, जैसे कि प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये पत्थर से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। ताम्र पाषाण काल या तांबे और प्लस पत्थर से जुड़े हुए हैं। हड़प्पा कांसे से जुड़ा हुआ है। और वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल है वह लोहे से जुड़ा हुआ है। महाजनपद काल से यहाँ से हमें साम्राज्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से साम्राज्यों का इतिहास शुरू होगा और उन्हीं के अनुसार फिर अध्ययन किए जाएंगे। समझने की बात यह है कि जब प्रस्तर का युग समाप्त होते ही ताम्र पाषाण युग देखने को मिलता है और तांबा पहली धातु था जिसका उपयोग मानव ने किया।